हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उसमें एलिंगम डायग्राम पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी था, वो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो हमारा जो आयरन का ओर है उससे हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। तो हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स पढ़ लिए थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था, आयरन ओर को, जिससे हमें आयरन को निकालना है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में क्या करना है, क्रश करना है क्रशर से। ओके, करीबन 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे वो टुकड़े होंगे। तो उसके बाद हमें उनको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उस ओर को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है, उससे हम उसको क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या होता है इसमें, एक पानी की तेज़ धार होती है, स्ट्रीम। ठीक है, उसमें हमने ओर को डालना है, तो जो हल्के पार्टिकल्स हैं, ओके, वो निकल जाते हैं। जो भी सैंड है, मीका है, लाइमस्टोन है, रॉक इम्प्योरिटीज़ हैं, तो ये क्या होती है, पानी की धार के साथ निकल जाती है, क्योंकि हल्के होते हैं। अब बाकी जो हमारा हैवी ओर है वो बच जाता है पीछे। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ओर में मेटल है ना, उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आयरन के लिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो ओर है उसको हीट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, हीट करेंगे इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एयर ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ओर में ये था, ओर में ये रहा होगा ना, Fe2O3.3H2O। ठीक, इसमें क्या हुआ, H2O अलग हो गया, ये भाप बन के उड़ गया। तो इसमें कैल्सिनेशन में क्या होता है, ये हमारे पास तो हेमेटाइट जो होता है, ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड, ये अलग हो जाता है। अब बाकी जो कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फ़र हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, तो इनके ऑक्साइड बन के ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ये गैसेस बन के निकल जाते हैं। देखो ऐसे, सल्फ़र सल्फ़र डाइऑक्साइड में निकल गया, आर्सेनिक भी ये निकल गया, फास्फोरस ये निकल गया। ठीक, हमारे पास फेरस कार्बोनेट भी होता है। ठीक, हमें क्या चाहिए, Fe2O3 चाहिए, ना FeO चाहिए ना कुछ और चाहिए, हमें चाहिए Fe2O3। तो हम FeCO3 को Fe2O3 में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हीट तो हो ही रहा है, कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट होता है। तो ये FeO और CO2 में टूट जाएगा। उसके बाद FeO को क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक, हीट करेंगे, तो Fe2O3 ये हमें मिल जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक है, टोटल मिला के हमें क्या लाना है, हेमेटाइट लाना है, फेरिक ऑक्साइड लाना है। हमारे पास जो ओर में जो आयरन है वो ऑक्साइड में चेंज हो गया, बट ओर का मतलब क्या है, उसमें और भी इम्प्योरिटीज़ हैं जो हमें निकालनी है, वो हम आगे निकालेंगे। बट अभी क्या कर दिया हमने, जो हमारा आयरन है उसको ऑक्साइड में चेंज कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस ऑक्सीजन को हटाना है यहाँ से, तभी तो हमें आयरन मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब रिडक्शन करना है, और उस रिडक्शन के लिए एलिंगम डायग्राम पढ़ाया था, तो उसी का ही इम्प्लीमेंटेशन यहाँ होगा। देखो, इसको हमें रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम आएगा, तो हमें एलिंगम डायग्राम से पता चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो भी रिडक्शन होगा उसको हम कहते हैं स्मेल्टिंग, और स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, तो हमारी थर्ड जो प्रोसेस आ गई, थर्ड जो स्टेप आ गया, उसको हम कहेंगे स्मेल्टिंग, जिसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करें प्रोसेस। डरने का नहीं, इन सबको देख के डरने का नहीं, याद हो जाएगा आपको वीडियो ख़त्म होते होते। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारा ओर है, जिसमें कि हमारा मेटल है जो कि ऑक्साइड की फॉर्म में है। उसके बाद हम इसमें लाइमस्टोन डालेंगे। लाइमस्टोन क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसमें डालेंगे कोक कार्बन। ठीक, हम इसको ऐसे नहीं डालते हैं कि सीधा सबको मिलाया, एक इसकी जड़ी बूटी बना दी और डाल दिया, ऐसे नहीं करते हैं, लेयर्स में डालते हैं। देखो कैसे, देखो ये लेयर, देखो कोक की लेयर, ठीक, ये है, और उसके बाद चार्ज की लेयर, ये है। ठीक, समझ में आया। तो पहले कोक, फिर चार्ज। चार्ज हमारा क्या होता है, ओर प्लस लाइमस्टोन, ये समझ में आया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हॉट एयर का ब्लास्ट करेंगे अंदर, जिसमें कि ऑक्सीजन भी होगी, और जो एयर होगी वो 1000 केल्विन के करीबन हॉट होगी। ठीक, अब क्या होता है, देखो यहाँ पे लेयर ऑफ कोक है, कार्बन की एक लेयर है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बन प्लस O2, ये हो गया आपका CO2, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है।
तो यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, हीट निकलेगी, ठीक। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2200 केल्विन के करीबन हो जाता है। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं कंबसन जोन। क्या कहते हैं? कंबसन जोन। समझ में आया? इसमें क्या रिएक्शन होती है? कार्बन प्लस O2, ये CO2। अब क्या होगा? CO2 ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, CO2 गैस है। वो क्या होता है, कार्बन की एक और लेयर से रिएक्ट कर जाता है, ठीक। और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड ये आ जाता है, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये हीट एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1500 से 900 करीबन हो जाता है। समझ में आया? इसको हम कहते हैं फ्यूज़न जोन। फ्यूज़न जोन, ठीक है। फ्यूज़न लिख लो केवल, फ्यूज़न जोन। तो इसमें क्या हुआ, CO2 प्लस कार्बन, ये हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया, ठीक। 1500 से 800 करीबन यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, यहाँ फ्यूज़न जोन में तो हमारी CO गैस बनी। अब वो गैस है जाएगी ऊपर, और कहाँ जाएगी? हमारे रिड्यूसिंग जोन में। कौन से जोन में? रिड्यूसिंग जोन में। और यहाँ टेम्परेचर होता है 500 से लेके 800 केल्विन तक, ठीक है। यहाँ पे होगा 800 और यहाँ पे होगा 500 केल्विन। अब क्या होता है, यहाँ हमारे पास ओर है, और ओर में हमारा मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, हेमेटाइट Fe2O3, और CO इसको रिड्यूस करता है, ओके, पार्शियली रिड्यूस करता है, Fe3O4 प्लस CO2 इसमें चेंज हो जाता है। अब बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो गया, ये यहाँ 2 हो गया बैलेंस। हाँ ठीक है, पूरा बैलेंस हो गया। अब देखो इसको याद कैसे करना है। देखो यहाँ पे Fe2 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, और CO का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन इसको भी मिल गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये फर्स्ट रिएक्शन है रिड्यूसिंग जोन की। उसके बाद क्या होता है, इसको भी CO रिड्यूस कर देता है, तो Fe3O4 प्लस CO, ये हो गया Fe हमारे पास आ जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद ये CO क्या होगा, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, CO2। अब बैलेंस करेंगे तो ये 4 हो गया, और ये Fe कितना हो गया? 3 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया, कार्बन 4 और ये 4, तो यहाँ हमारे पास Fe आ गया। तो ये रिएक्शन अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक। अब देखो CO इसको रिड्यूस क्यों कर रहा है, एलिंगम डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे Fe2O3 का जो ग्राफ जाता है ना, यहाँ से जाता है -400 से, ठीक है, और ये CO का ग्राफ है, CO2 बन रहा है ना इसमें, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन के बीच है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे वाला जो कि CO है वो ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा ही, Fe2O3 को। देखो ये 2 रिएक्शन समझ में आ गई। एक और रिएक्शन होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जो भी रिड्यूसिंग जोन की रिएक्शंस है ना, 3 रिएक्शंस, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो चलो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हम देखते हैं। और देखो जो यहाँ पे अभी Fe बना था ना, यहाँ जो Fe बना था वो यहाँ मेल्ट होके नीचे आ जाता है बेस पे, ठीक। चलो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है रिड्यूसिंग जोन की, उसको कर लेते हैं हम, ठीक है। जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो ये दोनों ही होते हैं, उसमें भी Fe2O3 प्लस CO, और क्या बनता है? FeO प्लस CO2। बैलेंस करो, ये यहाँ 2 हो गया, बैलेंस हो। अब देखो जो ये FeO है यहाँ पे,
उसको CO रिड्यूस नहीं कर पाता है यहाँ पे। क्यों? सबसे पहले ये बहुत हार्ड होता है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है जब तक ये मेल्ट ना हो। दूसरी बात देखो, ये CO का ग्राफ है और ये है FeO का, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ FeO का। अब देखो टेम्परेचर 500 से 800 केल्विन के बीच है, जो ये गैप है ये बहुत कम है, जो ये गैप है ये बहुत कम है, ठीक है। नेगेटिव में ये नेट जी बहुत कम आएगा रिडक्शन। दूसरी बात FeO ये बहुत हार्ड है, तो दोनों कंडीशंस फेवर में नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। तो क्या होगा, ये FeO नीचे आएगा सबसे पहले फ्यूजन जोन में। तो फ्यूजन जोन में क्या होता है, इसको यहाँ पे फ्यूजन जोन में CO रिड्यूस कर देता है Fe प्लस CO2 में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मेल्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। बट फ्यूजन जोन में FeO का बहुत ज़्यादा कंपोजिशन में रिडक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं है। तो क्या होगा, वो नीचे आएगा कंबसन जोन में और यहाँ पे उसको रिड्यूस करेगा कोक कार्बन, FeO प्लस C इज इक्वल टू Fe प्लस CO, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये Fe क्या होता है, यहाँ नीचे आ जाता है, ठीक है, और इस कंबसन जोन में FeO का बहुत ज़्यादा कंपोजिशन में रिडक्शन होता है, और कौन करता है, कार्बन करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और जो ये हमें Fe मिलता है ये पिग आयरन होता है, ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से मेल्ट होता है, नीचे आ जाता है। चलिए इसको थोड़ा मैं आपको ग्राफ में समझा लेता हूँ। देखो कार्बन का ग्राफ ये है और FeO का ग्राफ ये है। अब देखो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर की बात हो रही है, कंबसन जोन में क्या टेम्परेचर है, ये है। यहाँ देखो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, जो हमारा नेट जी होगा रिडक्शन का वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होगा। ऊपर से जो FeO है वो क्या है, मेल्ट है, तो बहुत ज़्यादा कंपोजिशन में रिएक्शन होगी। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। देखो ये एग्ज़ाम में लिखना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बुक में है इसलिए मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। देखो FeO का क्या होता है, रिडक्शन होता है, Fe अलग और O2 अलग, और कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है CO, ठीक है। अब आप यहाँ पे नेट डेल्टा जी देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ठीक है, और पिछली वीडियो में जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों वैल्यूज़ माइनस में थी और हमें डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो फिर डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस ही तो करेंगे, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। और ये बड़ी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव में और ये छोटी वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव में, तो तब ये वाला इसको रिड्यूस करेगा, जो पिछली वीडियो में समझाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया है, क्यों? देखो यहाँ पे इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, बट इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी और ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, बीच में अगर प्लस साइन होगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो नेट डेल्टा जी होगी वो नेगेटिव में ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन का डेल्टा जी है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, ठीक है। और यहाँ पे देखो FeO Fe में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव में है, तो हमें जो नेट डेल्टा जी मिलेगा, रिडक्शन डेल्टा जी मिलेगा, ठीक है, वो नेगेटिव में ही मिलेगा। अब आप कह रहे होंगे कि ये जो Fe2O3 है वो यहीं क्यों रिएक्ट करता है, यहीं क्यों रिड्यूस होता है, नीचे क्यों नहीं होता है? नीचे भी होता है, नीचे भी रिड्यूस होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बट लिखते नहीं है क्योंकि कंपोजिशन, जो नीचे कंपोजिशन होता है ना रिडक्शन का, वो बहुत कम होता है बजाय कि ऊपर के, और नीचे डायरेक्ट रिडक्शन भी हो जाता है वैसे उसका, बट लिखते नहीं है ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। बट मैं एक रिएक्शन लिख लेता हूँ, वो यहाँ पे होती है Fe2O3 प्लस C, ये हो गया Fe प्लस CO, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। समझ में आया?
बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिएक्शंस इसमें बहुत सारी होती हैं बट उससे कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लिखते नहीं है। हमारे पास एक और जोन आता है, उसको हम बोलते हैं स्लैग फॉर्मेशन जोन। स्लैग फॉर्मेशन जोन, ठीक है, स्लैग, ये चौथा है। अब देखो हमने लाइम स्टोन डाला था, ऐसे तो नहीं डाला, ठीक है, एज अ फ्लक्स वो हमने यूज़ किया है, ठीक। फ्लक्स क्या करेगा, जो इम्प्योरिटीज़ है ना कुछ, उनको बाहर निकाल देता है। तो देखो लाइम स्टोन, ठीक है, CaCO3। अब क्या होगा, ये हीट होगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, CaO और CO2 में, ठीक है। तो ये लाइम हो गया, ये लाइम स्टोन और ये लाइम। अब देखो ये क्या करता है लाइम, ये लाइम क्या करता है, CaO, ये सिलिका इसके साथ रिएक्ट करता है। ये यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये बनाता है हमारा CaSiO3, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट। तो ये हमारा स्लैग होता है, स्लैग। और ये यहाँ नीचे आता है। देखो जो ये स्लैग फॉर्मेशन होता है ना, ये 1270 केल्विन के करीबन होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो स्लैग जाएगा सबसे नीचे और मोल्टन आयरन भी है सबसे नीचे, तो क्या होगा, मोल्टन आयरन भी गया और स्लैग भी गया। तो देखो जो स्लैग होता है वो हल्का होता है, तो जो मोल्टन आयरन होता है ना उसके ऊपर वो तैरता है, ठीक। तो यहाँ से वो बाहर आ जाता है वेस्ट, और जो हमारे पास आयरन है वो यहाँ आ जाता है बाहर। तो उसको हम कहते हैं, जो भी आयरन हमारे पास आता है, जो भी रिडक्शन के बाद हमारे पास आयरन एक्सट्रैक्ट होता है, उसको हम कहते हैं पिग आयरन, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमें मिलता है पिग आयरन। पिग आयरन, इसमें क्या होता है, 4% कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज़ होती है। अदर इम्प्योरिटीज़ जैसे कि सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, मैंगनीज हो गया, ठीक है। तो ये सब, तो 4% में वो पूरा आता है, ठीक। और एक होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये कैसे बनता है, पिग आयरन को हम मेल्ट करते हैं, किसके साथ, स्क्रैप आयरन और कोक के साथ, कार्बन के साथ, ठीक है, हॉट एयर ब्लास्ट में। तो फिर हमें कास्ट आयरन मिलता है और उसमें 3% इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, थोड़ा सा कम इम्प्योरिटीज़, वही कार्बन हो गया, फास्फोरस, मैग्नीज जो भी हो गया, ठीक है। तो कास्ट आयरन। अब जो हमारे पास सबसे शुद्ध आयरन होता है उसको बोलते हैं रॉट आयरन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। इसमें केवल 0.5, मतलब इससे भी कम क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है इसमें,